तो यहाँ से एक दो चीज़ें आपसे और पूछी जा सकती हैं। जैसे एक आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म। वैसे मैंने आपको बताया था कि अजीब सी थ्योरी दी, इन लोगों ने जो बोला वो बातें बड़ी अजीब ही थी। सुनने में आपको लगेगा कि यार क्या ही बकवास कर रहे हैं ये लोग, कि फैक्ट को नहीं मानते, हिस्ट्री को नहीं मानते। लेकिन फिर भी हमें हर चीज़ के बारे में कुछ सिग्निफिकेंस देखना होता है और कुछ उसका क्रिटिसिज्म देखना होता है। दोनों ही चीज़ें हैं जो एग्जाम के एंगल से आपसे पूछी जा सकती हैं। सो हेडिंग डालना, सिग्निफिकेंस ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। अब इसमें कुछ सिग्निफिकेंस हम ऐसे ही बता सकते हैं, जैसे कि मॉडर्निज्म के कारण से जो समस्याएं पैदा हुई उसको ठीक करने में रोल किसका होगा? पोस्ट मॉडर्निज्म का। कल मैं लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ये जो आइडियोलॉजी है मॉडर्निज्म के जस्ट अपोजिट आइडियोलॉजी है, उसके विरोध में, उसके रिएक्शन में इसका जनरेशन हुआ। सो यू कैन से दैट। दूसरे यू कैन से कि इसका एक और रोल होगा कि समाज में डिस्क्रिमिनेशन को कम करने में रोल प्ले करेगी। और डिस्क्रिमिनेशन को कम करने में कैसे? क्योंकि इसकी किसकी बात करती है? इक्वालिटी की। ये सेंटर में किसको रखती है? ह्यूमंस को। तो क्या कम करने की बात होगी? इक्वालिटी। क्या कम करने की बात होगी? डिस्क्रिमिनेशन। देन यू कैन सी कि वीकर सेक्शंस को अपलिफ्ट करने की बात करेगी। मतलब ऐसी है ना, लंबी लंबी बातें यहाँ पे हम कर देंगे कि वीकर सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के लिए, रिमूविंग द डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी, एंड इस टाइप की बात है जो उसमें अपने को थोड़ा सा लिखना है। तो वही पॉइंट है, कैन राइट। अच्छा एक चीज बताओ, अगली जो यूनिट है उसकी पीडीएफ देके समझा दूं? अगली यूनिट की पीडीएफ देके समझा दूं? कितने लोग चाह रहे हैं कि पीडीएफ देके समझा दिया जाए? कितने चाह रहे हैं कि लिखवाया ही जाए? चलो पहला पॉइंट, इट हेल्प्स इन it helps in dealing with the helps in dealing with the problems arising out of modernism, next, removing discrimination from the society, and promoting humanism. Next, this philosophy opposes centralism, therefore promoting decentralization, Next, supporting weaker sections of the society, Next, providing a critic, critic ऐसे लिखना है, providing a critic to capitalism, नेक्स्ट, मैंने आपको बोला था कि इनके हिसाब से जो हिस्ट्री होती है वो कैसी होती है? मिसलीडिंग। तो हिस्ट्री का इनके हिसाब से री इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। मतलब अभी तक हो सकता है जो फैक्ट बताया गया वो सही हो ही नहीं, दो फैक्ट्स आर रिलेटिव इनके हिसाब से। तो हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री की किसकी बात करते हैं? री इंटरप्रिटेशन की। सो नेक्स्ट, री इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री।
reinterpretation of the history. Next, criticizing the misuse of the natural resources and promoting sustainable development Next, criticizing various traditions that promote orthodoxy in society, ये कुछ क्या है सिग्निफिकेंस। अब हम बात करेंगे कि इसके क्रिटिसिजम्स क्या हैं। जो आइडियोलॉजी, इसके कई सारे क्रिटिसिज्म भी होंगे, तो अगली हेडिंग डालना क्रिटिसिजम्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। क्रिटिसिजम्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, क्या क्रिटिसिज्म होना चाहिए? तो दो तीन तो आपको ऐसे ही याद आ जाएंगे, जैसे इन लोगों के हिसाब से मोरालिटी जैसी कोई चीज नहीं होती, एथिक्स जिसको जो सही लगे वो एथिक्स है। और ये स्टेटमेंट ही अपने आप में समस्या है। अगर ये बोल दिया जाए कि जिसको जो सही लग रहा है वही एथिक्स है, पता चले किसी को अच्छा लग रहा है किसी में चाकू फंसा दो, हमें अच्छा लगता है, तो इसको मोरल नहीं बोल सकते। किसी को अच्छा लग रहा है पौवा पी के पड़े रहो, दैट इज मोरालिटी, इसको मोरल नहीं बोल सकते। तो मोरालिटी के सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं सोसाइटी में, तो सिर्फ ये बोल देना कि एथिकल वो है जो ह्यूमन को अच्छा लग रहा है, वो सही नहीं होगा। तो पहला तो यही है कि इनके हिसाब से मोरालिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। रिलीजन को इन्होंने क्रिटिसाइज किया। देन इन्होंने इसके अलावा जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उसमें इनका बिलीफ नहीं है। हिस्ट्री जैसे इनके नाम से कोई चीज नहीं है, इनके हिसाब से वो भी रिलेटिव होती है, हो सकता है हमें एक ही डायमेंशन पता हो, ऐसा इनका मानना है। इनका साइंटिफिक फैक्ट और नेचुरल फैक्ट्स में भी कोई ज्यादा विश्वास नहीं है, मतलब फैक्ट वाली चीजों को ज्यादा मानते ही नहीं है ये। तो ये चीज अपने आप में इलॉजिकल लगती है कि आपको फैक्ट्स में विश्वास नहीं है। जो फैक्ट है वो है, अब न्यूटन के नियम बदल थोड़ी जाएंगे, वो तो रहने वाले हैं। तुम बोल दो सब रेलिवेंट है, तो सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलेगा ना, एवरीथिंग इज रेलिवेंट। किससे रेलिवेंट? पानी का अगर फॉर्मूला H2O है तो H2O ही है ना, वो फैक्ट तो फैक्ट ही रहेगा। तो उसमें ये बोल देना कि नो दिस इज रेलिवेंट। क्या रेलिवेंट? तो दिस इज रिलेटिव। किससे रिलेटिव? तो आपको हमेशा ये समझना होगा कि हर चीज में ये नहीं बोला जा सकता कि इसको अपन इस तरह से पूरा देख सकते हैं। खैर, एक कुछ क्रिटिसिजम्स हैं इनके, थोड़ा सा लिख लेते हैं उसके बारे में। तो पहला पॉइंट, not believing in the morality and religion, not believing in the morality and religion. Next, not believing in historical facts and considering it misleading, Next, they do not accept scientific facts. Next, according to Daniel Dennett, multiple interpretations of
Daniel Dennett, multiple interpretations of single reality। तुम्हें याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि इनके हिसाब से कोई चीज लिखी है उसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, डिकंस्ट्रक्शन की बात करी थी हमने, तो उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं डैनियल डेनेट। अकॉर्डिंग टू डैनियल डेनेट, multiple interpretations of single reality may lead to confusion, also disrespect historical facts, Next, according to some critics, the philosophy of the postmodernism is unreliable. Next, according to Jenkins, ये सामने नाम लिखा है, according to Jenkins, there are problems with the deconstruction method, इनके हिसाब से एक और चीज बोली गई, लोगों ने बोला कि देखो इनसे एक और समस्या पैदा हो सकती है कि ये मोरालिटी को मानने की नहीं बात करती, किसी चीज को मानने की बात नहीं करती, तो ऐसे में समाज में एनार्की पैदा हो सकती है। क्या पैदा हो सकती है? एनार्की, अराजकता। इनके हिसाब से जिसको जो सही लग रहा है वही सही है, तो भाई ये तो बहुत खतरनाक वाला स्टेटमेंट हो गया। इससे समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। समाज का एक अपना सोशल स्ट्रक्चर होता है और वो सोशल स्ट्रक्चर से पूरा डिस्टॉर्ट हो सकता है, वो फैब्रिक डिस्टॉर्ट हो सकता है, तो समाज में एनार्की आ सकती है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहे हैं जेनकिंस। तो डिकंस्ट्रक्शन एक और लिख लो, द थ्योरी ऑफ द, अगला पॉइंट, द थ्योरी ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म may also lead to anarchy in society, ठीक है। तो ये इनके कुछ क्रिटिसिजम्स हैं। अब एक और चीज जो यहां से पूछी जा सकती है और वो है, एक डिफरेंस आपसे आ सकता है कि मॉडर्निज्म में और पोस्ट मॉडर्निज्म में डिफरेंस क्या है। एक डिफरेंस बना लो इस तरह से, मॉडर्निज्म एंड दूसरा है पोस्ट मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म में एक डिफरेंस आपसे आ सकता है। चलो, तो इसमें अब कुछ बेसिस में आपको ऐसे लिखवाता जाता हूं उसके बारे में, जैसे, और तुम्हें ये याद भी है, साइंटिफिक फैक्ट में किसका विश्वास होगा? मॉडर्निज्म का, और पोस्ट मॉडर्निज्म का नहीं होगा। तो पहला पॉइंट, साइंटिफिक फैक्ट्स। मॉडर्निज्म में लिखना, they believe in scientific facts, पोस्ट मॉडर्निज्म में लिखना, they do not believe in scientific facts, do not believe in
साइंटिफिक फैक्ट्स। अगला, हिस्टोरिकल एविडेंस में मॉडर्निज्म का विश्वास होगा और इनका नहीं होगा। तो अगला लिख लो, हिस्टोरिकल एविडेंसेस। हिस्टोरिकल एविडेंसेस मॉडर्निज्म में लिखना, मॉडर्निज्म सपोर्ट्स historical evidences, पोस्ट मॉडर्निज्म में लिखना, they consider history as misleading, next अगला होगा सेंट्रलिज्म मॉडर्निज्म में लिखना, they supported centralism, पोस्ट मॉडर्निज्म में लिखना, they opposed centralism, next intellectualism, मॉडर्निज्म में लिखना, सपोर्टेड इंटेलेक्चुअलिज्म, एंड पोस्ट मॉडर्निज्म में लिखना, they opposed it, next capitalism, मॉडर्निज्म में लिखना, they supported it, पोस्ट में लिखना, they opposed it, देखो एक और चीज है, एक होता है ना नेशनलिज्म आप लोग समझते हो, पीछे मैं पढ़ा ही चुका हूँ, नेशन बिल्डिंग में बताया था आपको। तो इनके साथ जो मॉडर्निज्म वाले होंगे ये तो नेशनलिज्म को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म है इनके हिसाब से नेशनलिज्म जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये इंटरनेशनलिज्म की बातें करेंगे। ये तो यहां तक बोलेंगे कि बॉर्डर्स ही नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बॉर्डर्स। ये सबको ये ऐसी कुछ बातें एक व्यक्ति और कर रहे हैं। आप जब एथिक्स पढ़ोगे तो वहां एक नाम आएगा, पढ़ा है आपने एथिक्स? रविंद्रनाथ टैगोर का। किसका नाम आएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। वो भी ऐसी बातें करते हैं कि इंटरनेशनलिज्म होना चाहिए, बाउंड्री कुछ होनी नहीं चाहिए, बॉर्डर्स होने ही नहीं चाहिए। तो ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म वाले हैं ये इंटरनेशनलिज्म को सपोर्ट करने की बात करेंगे। इनके हिसाब से पूरा विश्व ही अपने आप में एक पूरा अपने आप में देश के जैसा हो, किसी को जहां जाना है वहां पे जा सके, जिसको जहां आना है वहां पे आ सके। अब सोचो ये फिलोसॉफी कितनी खतरनाक है। ऐसे में जितने भी टेररिस्ट वगैरह हैं सीरिया के सब आ जाएंगे इंडिया में, आओ अपना रूप दिखाते हैं आपको। सो नेक्स्ट होगा नेशनलिज्म। अगला पॉइंट मॉडर्निज्म में लिखना, दे सपोर्ट नेशनलिज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म में लिखना, दे अपोज नेशनलिज्म, एंड सपोर्ट इंटरनेशनलिज्म। नेक्स्ट मोरालिटी। अब देखो जो मॉडर्निज्म वाले होंगे इनके हिसाब से मोरालिटी इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है इसके सर्टेन स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, और जो ये पोस्ट मॉडर्निज्म वाले हैं इनके हिसाब से सब्जेक्टिव है, जिसको जो ठीक लग रहा है वो मोरल है। कल को
मन के हिसाब से मतलब मोरालिटी के स्टैंडर्ड, हाँ ये बात सही है कि मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स में चेंज होगा, लेकिन ये बात भी सही है कि मोरालिटी के कुछ स्टैंडर्ड्स जो हमेशा बने रहेंगी, ये हमेशा रिलेटिव नहीं हो सकती, ये हमेशा सब्जेक्टिव नहीं हो सकती। तो अगला पॉइंट यही है, मोरालिटी मॉडर्निज्म में लिखना इट इज ऑब्जेक्टिव, पोस्ट मॉडर्निज्म में लिखना इट इज सब्जेक्टिव, इट इज सब्जेक्टिव, इट इज सब्जेक्टिव। ठीक है, लिख लोगे। सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। अब इसमें अपने अधिकतर टॉपिक हो गए, एक टॉपिक बचा हुआ है और वो है पॉपुलेशन वाला। अब पॉपुलेशन में भी देखो, पॉपुलेशन पीछे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो क्या क्या पढ़ाया उसमें हमने, पॉपुलेशन ग्रोथ हमने पूरी पढ़ी थी, वो यहाँ पे भी दिया हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ सिंस 1901। आपको माइग्रेशन भी दे रखा है यहाँ पे उन्होंने, और माइग्रेशन भी हमने पढ़ लिया है, तो वो सब हम नहीं करेंगे। हाँ वहां कुछ चीजें मैंने नहीं बताई थी, जैसे फर्टिलिटी, तो फर्टिलिटी वाली जो चीजें हैं वो यहाँ पे हम देख लेंगे, मॉर्बिडिटी उसको हम यहाँ पे देख लेंगे। तो ये ध्यान रखना कि पॉपुलेशन जो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा हुआ है वो यहाँ पे भी कवर करना है, क्वेश्चन यहाँ पे भी हो सकता है उससे। ठीक है ना, चलिए तो हम आगे चलते हैं। हेडिंग डाल लो फर्टिलिटी, फर्टिलिटी फर्टिलिटी। अब फर्टिलिटी होता क्या है, फर्टिलिटी का अगर बहुत बेसिक मीनिंग बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि वो रेट है जिसमें किसी देश की महिलाएं एवरेज कितने बच्चों को जन्म दे रही हैं, उस रेट को हम क्या बोल देंगे, फर्टिलिटी है। इसको सामान्यतः हम टीएफआर के नाम से जानते हैं। क्या बोल देते हैं हम, टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट। हमारे देश की पूरी पॉपुलेशन का जो फर्टिलिटी रेट होता है वो क्या होता है, टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट। अब यहाँ एक दो ऐसी फैक्ट है आपको ऐसे ध्यान रख लेना है। 2.1 को आइडियल टीएफआर रेट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम, कि आइडियल टीएफआर रेट है। अगर आपका टीएफआर 2.1 है, इसका मतलब होता है ये आइडियल टीएफआर है, ये आइडियल रिप्लेसमेंट रेट भी होता है। कौन सा रेट, आइडियल रिप्लेसमेंट रेट। अगर आपका टीएफआर 2.1 या उससे कम आ जाए तो इसका एक मतलब होता है कि धीमे धीमे आपकी पॉपुलेशन स्टेबल हो गई है, और 2.1 से जितना नीचे आएगा इसका मतलब कि भविष्य में आपकी पॉपुलेशन होगी डिक्लाइन। क्या होगी, डिक्लाइन। अब आपको इसका कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो कुछ ऐसा मान लो कि माता पिता हैं, दो लोग हैं, मदर एंड फादर, इन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया। ठीक है, इनके वजह से मान लो चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2 ये अर्थ पे आए, ये दोनों चले जाएंगे और इनके बदले में कितने बच्चे रह गए, दो। तो ये कौन सा हो गया, रिप्लेसमेंट। अब अगर मान लो उससे भी कम चला जाए आपका रेट, तो मान लो अब उनके एवरेज मान लेते हैं कि एक ही बच्चा पैदा हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, एक समय के बाद में दो लोग जा रहे हैं लेकिन इनकमिंग कितनी है, एक ही। तो धीमे धीमे आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्लाइन। इंडिया का जो करंट में टीएफआर है 2.0 के लेवल पे आ गया है। कितने पे आ गया है, 2.0। तो ये इस बात का इंडिकेटर है कि भविष्य में भारत की पॉपुलेशन भी होगी डिक्लाइन। हो सकता है चाइना जैसे हमें बोलना पड़े 3 चाइल्ड पॉलिसी, जैसा अभी हमारे यहाँ क्या है 2 चाइल्ड। ऑफकोर्स ये कंपलसरी नहीं है, किसी पे दबाव देके नहीं है, लेकिन सरकार क्या बोलती है, बच्चे 2 ही अच्छे। हो सकता है भविष्य में सरकार को बोलना पड़ जाए, अभी से नहीं 50 साल बाद। हम तो खैर नहीं होंगे, क्या करेंगे इतना जी के, इतना जीने का मतलब नहीं है, लास्ट में बुढ़ापे में 100 तकलीफें होती हैं, औलादें बेलखनी निकल गई तो और दिक्कत है ना। तो लेकिन हाँ हो सकता है सरकार, जैसे चाइना, चाइना में किसने सोचा था कि चाइना में 3 चाइल्ड पॉलिसी की बात करी जाएगी, जहां 1 चाइल्ड पॉलिसी को इतना हार्श तरीके से लागू किया गया हो, वहां पे 3 चाइल्ड पॉलिसी जैसे कोई सोच भी नहीं सकता था। तो एक समय के बाद में जरूरत पड़ सकती है। खैर अभी तो हमें ये मतलब है कि टीएफआर क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। यहाँ और भी कुछ रेट हैं जो मोर्टिलिटी के उसमें आएंगे, उसकी बात भी हम करेंगे। राइट, fertility means natural capacity of the woman to conceive and produce
टू कंसीव एंड प्रोड्यूस अ चाइल्ड, conceive and produce a child ठीक है, इसमें लिखना अगला पॉइंट, टोटल फर्टिलिटी रेट इज द demographic indicator that indicates average number of the children produced by the woman during her lifetime इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? लिख लो इसको। सॉरी, इसको ना 1000 कर लेना ना, ये हमेशा 1000 पे कैलकुलेशंस होती हैं, सब फॉर्मूला 1000 पे कैलकुलेट होंगे, सब एमएमआर है जो 1 लाख पे कैलकुलेट होगा। क्या लिखा हुआ है समझ में आ रहा है? टोटल लाइफ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? नहीं तो पिटाई कर देता एक आदमी। टोटल लाइफ बर्थ का मतलब क्या होता है? देखो कई बार ऐसा होगा कि बच्चा पैदा हुआ लेकिन वो जीवित नहीं है, ऐसा हो सकता है, या पैदा होते से उसकी डेथ हो गई, तो वो लाइफ बर्थ में नहीं आ गया। इसका मतलब हो रहा है कई बार हो सकता है कि अबॉर्ट करना पड़ जाए उसको, तो अबॉर्ट करना पड़ जाएगा तो भी लाइफ बर्थ में नहीं आएगा वो। तो ये जो टोटल लाइफ बर्थ मतलब जिन बच्चों ने एक्चुअल में जन्म लिया डिवाइडेड बाय वुमन इन द रिप्रोडक्टिव एज। कौन सी एज में? रिप्रोडक्टिव एज। वुमन इन द रिप्रोडक्टिव एज कौन सी होती है? 15 से लेकर 49 के बीच में जो एज होती है उसको रिप्रोडक्टिव एज बोला जाता है। इस एज में बच्चा मतलब 49 के बाद में सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि मेनोपॉज आ जाता है, तो उसके बाद में फिर बच्चा पैदा नहीं होगा, इसलिए इसको हम रिप्रोडक्टिव एज मानते हैं। तो वुमन इन द रिप्रोडक्टिव एज 1549 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000, इसको हमें कितने नंबर पे कैलकुलेट करना है? 1000। तो आपको याद रखना है सभी फॉर्मूलाज 1000 पे कैलकुलेट होंगे, सिर्फ एक फॉर्मूला है जो 1 लाख पे होगा और वो है एमएमआर। एमएमआर कितने पे कैलकुलेट होता है? 1 लाख। अब इंडिया का अभी जो टीएफआर रेट है एवरेज वो है 2.0। कितना है? 2.0। तो मैंने आपको बताया 2.1 क्या होता है? रिप्लेसमेंट रेट, और 2.0 मतलब उससे भी नीचे हम आ गए। तो देखा जाए तो अब धीमे धीमे हमारी पॉपुलेशन में क्या होगा? डिक्लाइन। पहले हुआ करता था 2.9, कम हो गए 2.3, अभी कितना है? 2.0। ऐसा कौन सी रिपोर्ट के हिसाब से है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से। अभी जो नया सेंसस आएगा उसमें और पता चल जाएगा
कि एग्जैक्टली कितना है। सेंसस में पूरी ही जानकारी आती है, तो सेंसस में और इसके बारे में डिटेल सामने आएंगी। तो चलो टीएफआर एक और लिख लो, मोर्टेलिटी रेट। चाहो तो यहां एक लाइन जोड़ लेना, वो रिप्लेसमेंट रेट तुम्हें याद रहेगा कि लिखवाऊं? रहेगा, ठीक है। एक और बात है, मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी भी आपने बहुत सुना होगा, मोर्टेलिटी आईएमआर एमएमआर मोर्टेलिटी में ही आते हैं। मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि आपकी कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी डेथ हो रही है, उसकी मृत्यु हो रही है। अलग अलग एज ग्रुप में हम देखेंगे उस हिसाब से अलग अलग नाम होते हैं। जैसे एकदम बिल्कुल जो 28 दिन से कम के बच्चे होते हैं, अगर उनकी डेथ हो तो हम बोलेंगे नियोनेटल डेथ रेट या नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। जो 1 साल से कम बच्चे हैं, अगर उनकी डेथ हो रही है तो हम बोल देते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो 6 साल से कम के बच्चे उनकी डेथ हो तो हम बोल देंगे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। या फिर अगर जो माताएं हैं, अगर ड्यूरिंग द बर्थ या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस उनकी अगर डेथ होती है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ दोनों ही इसमें आ जाते हैं, बट वो ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होना चाहिए। किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो जाएगी तो उसमें नहीं आएगा। तो वो माताओं की अगर डेथ होती है उसको हम बोलते हैं एमएमआर, जो मदर्स उसको बोलेंगे एमएमआर। जैसे इसके मोर्टेलिटी के अलग अलग चीजें हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो ऐसी कुछ फॉर्मूला हैं, देखो यहाँ से वैसे मेजर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यहाँ से आएंगे आपको 2 मार्कर्स। क्या आएंगे? और ये पहले भी आ चुके हैं मेंस में, जो एमपी वाले हैं उनको अच्छे से पता होगा। आपने अगर लास्ट ईयर के पेपर्स देखे हैं, नहीं तो देखना, 2 मार्कर्स ऐसी चीजों से जरूर पूछे गए हैं, तो उतना अपने को पता होना चाहिए। चलो, और बाकी जो यूपीएससी वाले हैं तो मैं नॉर्मली जानकारी के हिसाब से पता होना चाहिए, क्योंकि ये रेट्स आपके सामने जरूर आएंगे। जब भी कोई रिपोर्ट आप पढ़ोगे ये रेट जरूर आएंगे, तो उनके बेसिक मीनिंग तो पता हो कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, लिख लो। मोर्टेलिटी कैन बी डिफाइंड एज mortality can be defined as number of death in the population, number of death in population इसमें पहला होगा CDR, क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट क्रूड डेथ रेट, इसका फॉर्मूला लिख लो आप। इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, कि आपकी पर 1000 पॉपुलेशन में 1 साल में कितने लोगों की डेथ हो रही है। यहां सभी की बात हो गई, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो। ध्यान रखना, सीडीआर की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ महिला पुरुष बच्चे किसी का कोई मतलब नहीं है, किसी की भी डेथ हो रही है, किसमें आएगा? सीडीआर। सेकंड राइट, सीडीआर इज द total number of death on per 1000 population, total number of death on per 1000 population, it is the ratio of death in 1 year, it is the ratio of death in 1 year and total population multiplied by 1000
मल्टीप्लाइड बाय 1000, एक्चुअली जो फॉर्मूला में उसी को हमने किस में लिख दिया, वर्ड्स में। नेक्स्ट होता है स्पेसिफिक डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो तुम्हें किसी स्पेसिफिक ग्रुप का निकालना है कि इनकी कितनी डेथ हुई। सपोज एक हाइपोथेटिकल केस में मान लो आपको निकालना है कि एक साल में कितने ट्रांसजेंडर्स की डेथ हुई, किसकी, कितने ट्रांसजेंडर्स, तो साफ साफ निकाल सकते हैं। या मान लो तुम्हें निकालना है कि एक साल में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी एज 70+ थी, उनकी डेथ हुई, तो हम उनका निकाल सकते हैं। एक साल में कितने ऐसे लोग हैं इनकी एज 20 साल से कम थी, उनकी डेथ हुई, तो उनका हम निकाल सकते हैं। यहां कुछ डिफाइंड नहीं है, यहां जिस भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन को आपको निकालना है उसको हम निकाल सकते हैं। यू कैन राइट SDR, स्पेसिफिक डेथ रेट, SDR, स्पेसिफिक डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट, डैश लाइन लिखना। इट इज द डेथ रेट कैलकुलेटेड, it is the death rate calculated for the specific age group, specific age group, specific age group। नीचे फॉर्मूला लिख लेना, STR इज इक्वल टू, STR इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या होना चाहिए, देखो वही फॉर्मूला पीछे वाला, बस वैसे कुछ रिपीट होगा। नंबर ऑफ डेथ इन स्पेसिफिक एज ग्रुप डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, total population in specific age group multiplied by 1000। लिख लो ये फॉर्मूला। ठीक है, चलो अगला जो रेट में हटा दूं, अगला जो हमें देखना है वो होता है NMR। NMR क्या है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। NMR नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। अब देखो इसमें हम बात करेंगे ऐसे बच्चों की जिनकी एज 28 दिन से कम है, 0 से लेकर 28 के बीच में, 0 to 28 डेज के बीच में जिन बच्चों की उम्र है, और अगर उनकी डेथ होती तो उसको बोला जाएगा नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो इसका फॉर्मूला बनता है टोटल लाइव बर्थ। लाइव बर्थ मतलब देखो उनका जो जन्म है वो जिंदा होना चाहिए, अगर वो पेट में ही उनकी डेथ हो गई है तो उसको इसमें काउंट नहीं करेंगे। टोटल लाइव बर्थ, ब्रैकेट में उनकी उम्र भी लिख दो, कितनी उम्र की होना चाहिए, 0 से लेके 28 डेज, डिवाइडेड बाय, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे, टोटल डेथ अमंग चिल्ड्रन। अपने को डेथ रेट देखना है ना, टोटल डेथ अमंग चिल्ड्रन डिवाइडेड बाय होगा टोटल लाइव बर्थ।
टोटल लाइव बर्थ और मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए? आवाज नहीं आई, 1000 सो गए क्या? मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये सीधे सीधे प्रीलिम्स में आएंगे। अभी हो सकता है पढ़ने में ये चीजें आपको बोरिंग लग रही हूँ, लेकिन ये प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं और ये मेंस में भी जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें आ सकते हैं ये फॉर्मूला हमने लिख लिया, इसमें डैश लगा के थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देंगे। NMR is the total number of death among children in the age group of 0-28 days 0-28 days in per thousand population जो दूसरा है वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उसको बोलते हैं IMR। इन्फेंट मतलब ऐसे भी ऐसे बच्चों को बोला जाता है जो 1 साल से कम के होते हैं। अब यहां फॉर्मूला सेम रहेगा, बस एज बदल जाएगी। यहां डेथ हम बोलेंगे, लेकिन कौन से बच्चों में? जो लेस देन 1 ईयर के बच्चे होंगे, लेस देन 1 ईयर। तो सेम फॉर्मूला है, हो सकता है कहीं यहां उसमें 365 डेज भी लिखा हो, एक ही बात है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अब आपके लिए एक होमवर्क भी है, मैं चाहूं तो लिखा सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा खुद ही सर्च करना। होमवर्क क्या है आपको? होमवर्क ये है कि आपको एक बार देख के आना है कि इंडिया का IMR कितना है और मध्य प्रदेश का कितना है। किसके हिसाब से देखोगे? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। और देख के तुम्हें खुद से ही लिखना है, खुद से लिखोगे ताकि तुम्हें याद रहे। तो एक बार खुद से ही सर्च मानना। जो रेट्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे TFR, तो TFR मध्य प्रदेश का कितना और इंडिया का कितना, IMR मध्य प्रदेश का कितना, और ये तुम्हें एग्जाम टाइम पे अपडेट करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब चेंज होंगे, ये ऐसे फिगर्स हैं, दे विल चेंज। तो आपको ये ध्यान रखना, और एग्जाम में हो सके तो अपने को लिखना कैसे चाहिए, सुन लो। अगर मान लो एक क्वेश्चन आ जाता है आपसे, मान लो IMR आ गया, आ चुका है, IMR आ चुका है, TFR आ चुका है, तो ये मान लो 2 मार्कर में आ गया, तो कोशिश करना चाहिए हम 1-2 लाइन में इसको डिफाइन कर दें, साइड में बॉक्स में फॉर्मूला दे दें, और हो सके तो उस समय जो करंट रेट हो कि इंडिया का TFR कितना और मध्य प्रदेश का कितना, इसको भी लिख दें। अगर इतनी चीजें आपने उसमें लिख दी तो एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे ही नंबर देगा, क्योंकि उसको जो चाहिए था आपने एक ही उसमें पूरा बता दिया, आपने करंट भी बता दिया, उसको डिफाइन भी कर दिया, उसको फॉर्मूला भी दे दिया, इससे ज्यादा उसकी आपसे उम्मीद नहीं है। तो यू कैन राइट IMR can be defined as total number of death among children in the age group of less than 1 year
इन एज ग्रुप ऑफ लेस देन 1 ईयर, एज ग्रुप ऑफ लेस देन 1 ईयर ऑन per 1000 population, per 1000 population। एक होता है, इसको हम बोलते हैं MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसी रेट को कम करने के लिए भारत में एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना इसी कारण से चलाई गई थी। उस समय हमारा MMR रेट बहुत हाई हुआ करता था। और जो आशा वर्कर्स हैं, उनके आपने नाम सुने होंगे, जो गांव के लेवल पर आशा वर्कर्स काम करती हैं, वो इसी स्कीम में अपॉइंट करी गई थी, जननी सुरक्षा योजना। और जननी सुरक्षा योजना वॉज द पार्ट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया? 2005। तो जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च होगी? 2005। ये समय ईयर्स आपको क्यों ही याद करा रहा हूं? क्योंकि यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस हो सकते हैं कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज स्टार्टेड इन, तो आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जाए कि जननी सुरक्षा योजना वॉज स्टार्टेड इन, तो आपको पता होना चाहिए। या फिर पूछा जाए कि आशा वर्कर्स आर अपॉइंटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन, मिशन बोल दिया जाए तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, प्रोग्राम पूछा जाए तो जननी सुरक्षा योजना, क्योंकि जननी सुरक्षा योजना इज द पार्ट ऑफ द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब इसमें होता क्या है, इसमें हम ये देखते हैं कि जो माताएं हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया, जो ऐसी महिलाएं हैं, उनकी अगर प्रेगनेंसी के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के कारण डेथ हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? MMR। कितने दिन में? तो जन्म देने के बाद हम 42 डेज के अंदर, तो यहां जो टाइम पीरियड होगा जन्म से लेके 42 डेज के अंदर अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से डेथ होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? MMR। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डेथ अमंग मैटरनल मदर्स, ब्रैकेट में 0 to 42 डेज, इनटू, यहां 1 लाख पे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय टोटल लाइव बर्थ, टोटल लाइव बर्थ। MP का MMR सबसे हाई था लास्ट, उसमें देखा जाए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के हिसाब से, तो देश में सबसे खराब MMR हमारा ही था। इसका फॉर्मूला बनता है, यहां डेज भी याद रखना, कितने दिन के अंदर देखना होता है? 42 डेज। तो ये इसका एक वो बनता है, इसी को अपन थोड़ा सा लिख सकते हैं। फॉर्मूला लिख लिया ये वाला आप? चलो तो इसको डिफाइन कर लो। MMR कैन बी understood as total number of death among maternal mothers due to pregnancy related complications, in the age group of, pregnancy related complications age group मत लिखना, in 0-42 days of the pregnancy of the birth, 0-42 days of the birth on per 1 lakh live birth, 1 lakh live birth। तो डिफाइन हमने फॉर्मूला ही किया है, उसी को बस हमने वर्ड्स में लिख दिया है।
ये होता है, आपको ये सभी रेट्स का देखना है, इंडिया में स्टेटस क्या और मध्य प्रदेश में क्या। चलो अब आपसे एक और चीज पूछी जाएगी, कॉजेस ऑफ द हाई मोर्टेलिटी रेट। कॉजेस ऑफ द हाई मोर्टेलिटी रेट लिख लो, कॉजेस ऑफ द हाई मोर्टेलिटी। एक एक लाइन में लिखाता जाता हूं, सिंपल सिंपल से पॉइंट है, लिख लो जल्दी से। कॉजेस ऑफ द हाई मोर्टेलिटी, पहला इनएडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज, inadequate health facilities. Next, availability of the doctors. Next, malnutrition. Next, poor education and awareness. Poor education and awareness. Next, social conditions such as discrimination against women. Next, infections at the time of birth. Next, inefficient implementation of government programs. Next, poor economic conditions and poverty. तो ये कुछ मोर्टेलिटी की बात थी, इससे आगे कुछ बचा हुआ है, कल बात करेंगे। कल आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी, प्रोबेबली कल ही हम अगली यूनिट में एंटर कर जाएंगे।